न्यूज 18 इंडिया पर कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। ज़ेलेंस्की इस वक्त अपनी राजधानी कीव में है, लेकिन रिपोर्ट आ रही है कि पुतिन अब दोबारा यूक्रेन की कैपिटल पर चढ़ाई कर सकते हैं। वहीं ज़ेलेंस्की को बचाने के चक्कर में एक और देश इस वक्त खतरा महसूस कर रहा है, क्योंकि जिक्र परमाणु खतरे का हो रहा है और इस महायुद्ध में खतरे बहुत ज्यादा हैं। यही वजह है कि पुतिन एक बड़ा यू टर्न भी ले सकते हैं। ये सब बातें आज आपको कच्चा चिट्ठा में हम दिखाने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले देखिए पुतिन का खतरा नंबर 101, क्योंकि अमेरिका ने एक ऐसी खतरनाक मिसाइल टेस्ट करने का दावा किया है जिसका पहला टारगेट मॉस्को हो सकता है। पिछले 3 महीनों से दुनिया सिर्फ और सिर्फ मिसाइल लॉन्च किए दिल दहला देने वाली तस्वीरें ही देख रही है। सबसे ज्यादा मिसाइल पुतिन ने दिखाई है, लॉन्चिंग पैड से परमाणु मिसाइल की लॉन्चिंग से लेकर पुतिन ने विक्ट्री परेड में भी अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलें दिखाई। इसके बाद चीन ने डराया। चीन से ऐसी खबरें आने लगी कि शी जिनपिंग ने कैरियर किलर DF-21 मिसाइल की टेस्टिंग शुरू कर दी है और उनका सबसे बड़ा टारगेट है प्रशांत महासागर में टहलने वाला अमेरिका का 7वां बेड़ा। और अब नंबर आया है अमेरिका का, जिसने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल को एक न्यूक्लियर बॉम्बर से आजमाया है। कुल मिलाकर पहले पुतिन ने विक्ट्री परेड में मिसाइल दिखाई, फिर चीन से DF-21 के सीक्रेट टेस्ट की खबर आई और अब अमेरिका ने हाइपरसोनिक मिसाइल चलाई है। यानी दुनिया में परमाणु युद्ध के खतरे का तापमान इस वक्त 100 डिग्री पर चल रहा है। यूक्रेन में चल रहे युद्ध ने अमेरिका को एक तरह से बांध कर रखा हुआ है और अमेरिका अपनी ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मिनटमैन 3 का टेस्ट भी डाल चुका है। लेकिन पुतिन के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए बाइडेन ने कहा कि बस बहुत हो चुका, अमेरिका को अपना हाइपरसोनिक हथियार दुनिया को दिखाना ही पड़ेगा। और फिर टेस्ट लॉन्च की गई अमेरिका की हाइपरसोनिक मिसाइल। अमेरिका का दावा है कि टेस्ट कामयाब रहा और उसकी हाइपरसोनिक मिसाइल आवाज से 5 गुना तेज रफ्तार से उड़ी। ये टेस्ट दक्षिण कैलिफोर्निया के पास B-52 न्यूक्लियर बॉम्बर से हुआ, जब ARRW यानी एयर लॉन्च रैपिड रिस्पांस वेपन को उड़ते हुए विमान से लॉन्च किया गया। B-52 बॉम्बर से लॉन्च या कहें कि अलग होने के बाद इस मिसाइल का बूस्टर चालू हुआ और फिर यह मिसाइल तेज रफ्तार से अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ी, स्पीड की आवाज से 5 गुना तेज। अमेरिका का दावा है कि इससे पहले उसने मार्च में भी एक हाइपरसोनिक मिसाइल को टेस्ट किया था। अमेरिका हाइपरसोनिक हथियार बना रहा है, लेकिन वो रूस से इस मामले में अभी पीछे है। रूस के पास पूरी तरह टेस्टेड और भरोसे के साथ इस्तेमाल की जा रही किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल है, जो आवाज से 10 गुना तेज रफ्तार से वार करती है। वहीं अब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन तीनों मिलकर हाई स्पीड वेपन सिस्टम के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। Никому не нужна. Украина – это расходный материал в гибридной, тотальной войне против Российской Федерации. Теперь это уже не вызывает ни у кого никаких сомнений. Это объявлено публично. Жозеп Боррель, главный дипломат Евросоюза, говорит, что на этой войне победа должна быть достигнута на поле боя. किंजल क्या है, चीन की हाइपरसोनिक पावर से खतरा क्या है, ये सब बताएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए कि अमेरिका का हाइपरसोनिक वेपन क्या ताकत है और क्या रूस को इससे डरना चाहिए। लेकिन उससे पहले समझिए कि हाइपरसोनिक मिसाइल बाकी मिसाइलों से अलग कैसे होती है। एक रॉकेट जब गाइडेंस के साथ दागा जाता है तो वो मिसाइल बन जाता है और फिर रफ्तार और इसके फ्लाइट पाथ को फुर्ती के साथ बदलने वाली इसकी काबिलियत के आधार पर मिसाइल को 2 श्रेणियों में रखा जाता है।
एक है बैलिस्टिक मिसाइल, जो लॉन्च होने के बाद अपने एक तय लूप या फ्लाइट पाथ पर चलती है। बैलिस्टिक मिसाइल की रफ्तार हाइपरसोनिक ही होती है, लेकिन अगर क्रूज मिसाइल को भी ये रफ्तार मिल जाए तो उसे रोकना नामुमकिन हो जाता है। अमेरिका ने अपने एयर लॉन्च रैपिड रिस्पांस वेपन को इसी ताकत के साथ टेस्ट किया है। बाइडेन नहीं चाहेंगे कि उनकी मिसाइल को रूस के रडार ट्रैक कर पाएं। क्रूज मिसाइल टारगेट के हिसाब से अपना फ्लाइट पाथ बदलती है और दुश्मन के रडार और मिसाइल डिफेंस को चकमा देकर वार करती है। क्रूज मिसाइल 3 तरह की होती है: ट्रांसोनिक स्पीड यानी आवाज की गति से कम, सुपरसोनिक यानी आवाज की गति से तेज, और हाइपरसोनिक यानी आवाज की गति से 5 गुना ज्यादा रफ्तार, या कहें कि मैक 5 की स्पीड। क्रूज मिसाइल अब तक सुपरसोनिक रफ्तार से ही वार करती रही हैं, जैसे कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल है, लेकिन अब कई देश हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम पर काम कर रहे हैं। रूस के अलावा अमेरिका, चीन और भारत भी ऐसी मिसाइल तैयार कर रहा है जो आवाज की रफ्तार से 5 गुना या उससे भी ज्यादा रफ्तार से हमला करे। अब अगर ऐसी मिसाइल को B-52 जैसे बॉम्बर से लॉन्च किया जाए तो उसकी ताकत और रेंज और ज्यादा बढ़ जाएगी। दुश्मन को उसे रोकना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। B-52 एक लंबी दूरी का बॉम्बर है जो बिना रिफ्यूलिंग के 14,000 किलोमीटर की दूरी तक उड़ सकता है। अगर आसमान में इसमें और ईंधन भर दिया जाए तो इसकी रेंज 3 गुना तक बढ़ाई जा सकती है। B-52 बॉम्बर 32,000 किलो के बम लेकर उड़ता है, यानी ये ऐसी कई मिसाइल एक साथ लेकर उड़ सकता है और लॉन्च भी कर सकता है। 8 इंजन की पावर से उड़ने वाला B-52 दुनिया का सबसे पुराना और सबसे खतरनाक बॉम्बर माना जाता है। 60 के दशक में अमेरिकी एयरफोर्स का हिस्सा बनने के बाद इसे लगातार आधुनिक बनाया गया, और यही वजह है कि 60 साल के बाद ये आज भी उड़ान भर रहा है। अमेरिका ऐसे ही बॉम्बर्स के जरिए रूस और चीन जैसे अपने दुश्मनों पर इन बॉम्बर के साथ हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च कर सकता है। यही ताकत B-52 बॉम्बर अमेरिका को रूस और चीन के खिलाफ बहुत खतरनाक बना देते हैं। अब देखिए कि रूस के पास इसके जवाब में क्या हथियार है और उसकी रेंज कहां तक है। क्या वो अमेरिका और नेटो के अड्डों को ऐसे ही हथियारों से तबाह कर सकते हैं? रूस से अमेरिका और नेटो को क्या खतरा है? इसके लिए पहले देखिए कि पुतिन ने यूक्रेन युद्ध के शुरुआत में कैसे परमाणु युद्ध के खतरे का जिक्र किया था। Объединенные организации НАТО и Россия несопоставимы. Мы понимаем, но мы также и понимаем, что Россия одна из ведущих ядерных держав, а по некоторым компонентам по современности даже многих опережает. Победителей не будет. И вы окажетесь втянутыми в этот конфликт помимо своей воли. Господин президент, конечно, не хочет этого развития, и я не хочу. И я не хочу. अब पुतिन की बात से समझ आता है कि अगर यूक्रेन और रूस की जंग विश्व युद्ध की तरफ बढ़ी तो उसके बाद परमाणु युद्ध का खतरा मंडराने लगेगा। वर्ल्ड वॉर और न्यूक्लियर युद्ध की बातें ख्याली बातें नहीं, ये बहुत ही पुख्ता वार्निंग। खुद वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने भी कहा था कि अगर रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत फेल हो गई और सुलह के सारे रास्ते बंद हो गए तो यूक्रेन में चल रही लड़ाई दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ले जा सकती है। Children, you cannot reverse this situation anymore. So you cannot just demand from Ukraine to recognize some territories as independent republics. These compromises are simply wrong. I cannot recognize, firstly, as a president, secondly, as a citizen, and thirdly, you cannot force people to love the enemy. That's impossible. What you can do is to make a pause and just decide on how we are going. यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से पूरे यूरोप में इस वक्त परमाणु अलर्ट जारी है, क्योंकि रूस अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल से यूक्रेन पर कई हमले कर चुका है। अभी देखने में धमाके बहुत छोटे लगेंगे,
लेकिन अगर बड़ी मिसाइलों के हमले जारी रहे तो तबाही ज्यादा हो। और ऐसे में मामूली चूक भी विश्व युद्ध का खतरा पैदा कर सकती है। तोप के गोलों से लेकर मिसाइल के हमलों तक यूक्रेन और आसपास के इलाकों में युद्ध से नौबत न्यूक्लियर अटैक तक आ सकती है। रूस के इरादों को देखते हुए रोमानिया और पोलैंड में अमेरिका का मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया गया है। यूक्रेन युद्ध को अब यूरोप की सुरक्षा से जोड़ दिया गया है। Физически втягивали в НАТО, публично заявляли, что никаких препятствий для того, чтобы Украина была в НАТО, не существует, что это не дело России. Планировали размещать ударные вооружения на украинской территории. Британские коллеги уже строили военно-морскую базу на Азовском море. И многое другое делалось, чтобы, по выражению нашего президента, превратить Украину в антироссию. अमेरिका ने यूक्रेन बॉर्डर के करीब स्लोवाकिया में अपना एक एयर डिफेंस सिस्टम पैट्रियट भी तैनात कर दिया। इससे रूसी विमानों और छोटी दूरी की मिसाइलों को रोका जा सकता है। लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल को पैट्रियट सिस्टम नहीं रोक सकता, क्योंकि हर एयर डिफेंस सिस्टम की अपनी कमियां और बंदिशें भी होती हैं। इस तरह आप समझ सकते हैं कि यूक्रेन और रूस का युद्ध बहुत ही खतरनाक लेवल पर पहुंच चुका है। मामला कितना ज्यादा गंभीर है इसे रूस की उस मिसाइल हमले से समझा जा सकता है जिसे पुतिन रूस का सबसे खतरनाक हथियार बता चुके हैं। देखिए रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल का यूक्रेन के मिलिट्री अड्डे पर अटैक। व्लादिमीर पुतिन बहुत साफ शब्दों में कह चुके हैं कि रूस एक बड़ी परमाणु पावर है और उनकी इस बात को अगर रूस की किंजल मिसाइल से जोड़ा जाए तो खतरा एक नई बुलंदी पर पहुंच जाता है, जिसका नतीजा यूक्रेन, यूरोप या रूस ही नहीं दुनिया की तबाही तक ले जा सकता है। रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल कैसे इसका ट्रिगर पॉइंट बन सकती है, अब वो देखिए। किंजल मिसाइल को रूस ने पिछले कुछ वर्षों में तैयार किया। ये रूस के सुपरसोनिक बॉम्बर जेट मिग-31 से दागी जाती है। मिग-31 खुद आवाज से करीब 3 गुना रफ्तार से उड़ता है। ये मिग-25 का नया वर्जन है जो कभी रूस का एक टोही विमान था। मिग-25 भारत के पास भी था और ऐसे 8 फाइटर जेट बरेली एयरबेस पर तैनात थे। अभी मिग-31 रूस की स्ट्रेटेजिक फोर्स का बहुत बड़ा हिस्सा है। ये विमान अब हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस कर दिया गया है, जिसकी वजह से रूसी एयर पावर की रेंज कई गुना बढ़ गई है। इस मिसाइल के खतरे को अब तफसील से समझिए। किंजल एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जो रूस की इस्कंदर मिसाइल का एयर वर्जन कही जाती है। रफ्तार है 10,000 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मिसाइल 2000 किलोमीटर की रेंज तक परमाणु वॉरहेड के साथ हमला कर सकती है। इस मिसाइल को मिग-31 की बेली यानी एयरफ्रेम के निचले हिस्से में इंजन के बीचों बीच फिट किया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे सुखोई फाइटर जेट में ब्रह्मोस लगाई जाती है। अब आप अंदाजा लगाइए कि मिग-31 जिसकी खुद की अधिकतम रफ्तार 3000 किलोमीटर है, उससे इस मिसाइल को फायर किया जाता है और ये 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे अपने टारगेट की तरफ बढ़ती है। किंजल को इंटरसेप्ट करना यानी इसे रोकना किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए नामुमकिन सी बात है। व्लादिमीर पुतिन ने एक वक्त किंजल को रूस का सबसे खतरनाक और गेम चेंजर हथियार बताया था। अब उनकी वायुसेना इस मिसाइल को कई बार यूक्रेन के युद्ध में इस्तेमाल कर चुकी है। कैस्पियन सागर से क्राइमिया के आसमान तक रूस की किंजल हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल ने यूक्रेन के बहुत खास ठिकानों पर हमला किया। यूक्रेन की फौज और उनकी रसद के कई ठिकानों को तबाह किया है। ये वो जगह थी जहां से दक्षिणी यूक्रेन में दुश्मन की फौज को मदद पहुंचाई जा रही थी। मारियुपोल को जीतने में भी इस मिसाइल के कई सटीक हमलों ने रूस का काम आसान कर दिया। रूस इस वक्त यूक्रेन में अपनी जिन 3 बड़ी मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है, उनमें इस्कंदर और किंजल बैलिस्टिक मिसाइल बड़ा नाम है। दरअसल इस्कंदर के एयर वर्जन को ही किंजल कहा जाता है। विमान से लॉन्च की जाने वाली किंजल बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है। वहीं जमीन से जमीन पर वार करने वाली इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर है। कीव से लेकर खार्किव में बहुत से हमलों को इन्हीं मिसाइलों के जरिए अंजाम दिया गया।
युद्ध के शुरुआती दिनों में रूस ने इस मिसाइल से बहुत हमले किए। रूसी फौज की इन तस्वीरों और ज़ेलेंस्की के साथ पुतिन की बयानबाजी से साफ है कि यूक्रेन युद्ध अभी खत्म नहीं होने जा रहा। दोनों तरफ से आग बराबर लगी हुई है। रूस बताना चाहता है कि उसकी जंग पश्चिमी देशों के खिलाफ नहीं, लेकिन यह भी सच है कि रूस को लेकर यूरोप बहुत ज्यादा डरा हुआ है। У нас приоритеты теперь ясны, и они не антизападные. Наши приоритеты в пользу ускоренного развития отношений с теми странами, которые уважают принципы устава ООН, прежде всего, суверенное равенство государств. ज़ेलेंस्की सरेंडर नहीं करेंगे, ये तय हो चुका है। वहीं पुतिन की बमबारी तब तक नहीं रुकेगी जब तक वो ज़ेलेंस्की को घुटने के बल बैठने पर मजबूर न कर दे। अभी ज़ेलेंस्की के सामने उनके तबाह होते शहर हैं। कीव से लेकर खार्किव और मारियुपोल रूसी बमबारी में सब कुछ तहस नहस हो चुका है। सवाल है कि क्या पुतिन का यह गुस्सा यूक्रेन तक रुकेगा या आगे बढ़कर इस जंग को विश्व युद्ध में तब्दील कर देगा। विश्व युद्ध और परमाणु युद्ध, यूक्रेन में जंग को लेकर यही दो बातें हैं जिससे पूरी दुनिया घबराई सी है। लेकिन एक बड़ा मशहूर फिल्मी डायलॉग भी है, जो डर गया समझो मर गया। रूस भी इस वक्त पूरी दुनिया को परमाणु हमले का डर दिखा रहा है। सिर्फ 2 हफ्तों में रूस ने 2 बार ब्रिटेन को परमाणु हमले की धमकी दी है। आखिर पुतिन बोरिस जॉनसन से इतना क्यों नाराज हैं? ये रिपोर्ट देखेंगे तो समझ जाएंगे कि यूक्रेन को लेकर पुतिन ब्रिटेन के खिलाफ कुछ खतरनाक प्लान तैयार कर सकते हैं। लंदन अंडर थ्रेट। रूस जिस तरह लगातार ब्रिटेन को धमकियां दे रहा है, अब ब्रिटेन से भी जवाब आने शुरू हो गए हैं। ब्रिटेन के रक्षा अधिकारियों के जो बयान सामने आ रहे हैं, उससे जाहिर हो रहा है कि ब्रिटेन में पुतिन की दहशत महसूस की जा रही है। रूस की धमकियों पर ब्रिटेन के ऑटोमेटिक वेपन एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से बहुत बड़ा बयान आया है, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में हो रही है। जब से युद्ध शुरू हुआ है, अब तक रूस की तरफ से अमेरिका, ब्रिटेन, स्वीडन, फिनलैंड और यूक्रेन को परमाणु बम हमले की धमकियां दे चुका है। लेकिन रूस की सबसे बड़ी नाराजगी इस वक्त आखिर ब्रिटेन से ही क्यों दिख रही है? क्या यूक्रेन की जंग में ब्रिटेन का रोल बहुत बड़ा है? दूसरी तरफ पुतिन अपने सहयोगी देशों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। उनकी जो लेटेस्ट तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें कहीं से भी नहीं लगता कि पुतिन परेशान है, बल्कि वो एकदम कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या फिर यूक्रेन में जो हो रहा है वो सब कुछ पुतिन के ही प्लान के मुताबिक है? कीव के अंदर कारों की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। आखिर कीव फिर खतरे में है? क्या है इन तस्वीरों का सच, आगे आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रिटेन और रूस के बीच चल रही जुबानी जंग की, जो परमाणु हमले को लेकर हो रही है। ब्रिटेन के परमाणु रक्षा सचिव ने बयान दिया है कि ब्रिटेन हर तरह के खतरे को रोकने के लिए तैयार है। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा कि ब्रिटेन परमाणु बमों को बनाता भी है, उन्हें सुरक्षित भी रखता है और जरूरत पड़ने पर उन्हें नष्ट भी कर सकता है। ब्रिटेन की तरफ से बयान जारी किया गया है कि उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा परमाणु बम है, लेकिन हम परमाणु बम को खत्म करने में भी सक्षम हैं। बड़ी बात यह है कि ब्रिटेन की तरफ से अपने देश को यह भरोसा दिलाया गया है कि उनके पास
किसी भी तरह के परमाणु हमले से निपटने की क्षमता है। यानी कहीं ना कहीं न्यूक्लियर थ्रेट का खौफ महसूस किया जा सकता है। आप समझ सकते हैं पुतिन किस तरह से अपने विरोधियों के अंदर डर पैदा करने में कामयाब हो रहे हैं। पुतिन ने अपनी परमाणु क्षमता को लेकर के एक बयान दिया था, उसके बाद से रूस के करीबियों ने जिस तरह के बयान दिए, पूरे यूरोप में हड़कंप मच गया है। अब बड़ी बात यह है कि रूस के स्टेट टीवी के एक एंकर ने ब्रिटेन को धमकाया, तो जवाब ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय की प्रवक्ता की तरफ से आया। कौन है रूस के स्टेट टीवी का एंकर जिसे पुतिन का खास और करीबी बताया जाता है? दरअसल इसी महीने रूस के स्टेट टीवी के एंकर दिमित्री किस्लिएव ने बयान दिया था कि रूस हमला करके ब्रिटेन को समंदर में डुबा सकता है। रूस के स्टेट टीवी के एंकर ने आयरलैंड को भी धमकी दी थी, जिसके बाद आयरलैंड में भी काफी नाराजगी देखी गई थी। अब पुतिन के इस करीबी एंकर की सफाई सामने आई है और उन्होंने ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन पर आरोप लगाए हैं। क्या है ये आरोप, आपको आगे बताएंगे। नोट करने वाली बात यह है कि पुतिन के एक और करीबी ने भी ब्रिटेन को पिछले हफ्ते भी परमाणु हमले की धमकी दी थी। अलेक्सी जुरावलेव पुतिन के करीबियों में शामिल हैं और वो ड्यूमा की रक्षा समिति के उपाध्यक्ष भी हैं, जो रूस की सरकार और रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से रूस में एक बहुत अहम पद है। अलेक्सी जुरावलेव ने ये दावा किया है कि रूस सिर्फ 3 मिनट में ब्रिटेन और 10 सेकंड में फिनलैंड पर परमाणु हमला कर सकता है। यानी अगर देखा जाए तो रूस लगातार ब्रिटेन को ही सबसे ज्यादा धमकियां दे रहा है। इसकी कई बड़ी वजह है, जिसका कनेक्शन यूक्रेन की जंग से है। दरअसल जब से रूस ने यूक्रेन पर अटैक किया, यूरोप के अंदर रूस की सबसे ज्यादा खिलाफत करने वाला सबसे बड़ा देश ब्रिटेन ही है। यूक्रेन को ब्रिटेन की तरफ से मिलिट्री सपोर्ट किया गया, जिसकी वजह से पुतिन की आर्मी को काफी नुकसान झेलना पड़ा। रूसी आर्मी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ नेक्स्ट जनरेशन लाइट एंटी टैंक वेपन से। इस एंटी टैंक वेपन की सबसे खास बात यह है कि टैंक की पूरी ऊपरी दीवार को तोड़कर अंदर प्रवेश करके फट जाता है। ब्रिटेन ने यूक्रेन की आर्मी को ऐसे 2000 एंटी टैंक वेपन दिए हैं, जिन्होंने रूस की टैंक आर्मी की पूरी कमर ही तोड़कर रख दी है। बोरिस जॉनसन ने न सिर्फ रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं, बल्कि इसके अलावा भी एक बड़ा ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन ऑर्बिटल। दरअसल ये ब्रिटेन ही है जिसने लगातार यूक्रेन की फौजों को कई सालों तक ट्रेनिंग देने का काम किया है और अब तक ब्रिटेन यूक्रेन के 20,000 से ज्यादा फौजियों को ट्रेनिंग दे चुका है। घने जंगलों के अंदर कॉम्बैट ऑपरेशन की ट्रेनिंग ब्रिटेन ने यूक्रेन को दी है। समंदर में जंग लड़ने की ट्रेनिंग भी यूक्रेन के फौजियों को ब्रिटेन ने ही दी है। बर्फीले इलाकों में भी जंग कैसे लड़नी है, ये ब्रिटेन ने ही यूक्रेन को सिखाया है। जंग के दौरान पोजीशनिंग से लेकर खाई बनाकर छुपकर दुश्मन पर वार करने तक का सैन्य अभ्यास यूक्रेन की सेना ने ब्रिटेन के डिफेंस एक्सपर्ट से ही सीखा है। किसी घायल सिपाही को कैसे युद्ध भूमि से बाहर ले जाना है, ये सब दांव पेच और युद्ध कौशल
मॉडर्न वॉरफेयर में यूक्रेन की फौज को ब्रिटेन ने एक्सपर्ट बनाया, इसीलिए रूस को सबसे ज्यादा परेशानी ब्रिटेन से ही है। इतना ही नहीं, ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स ने भी सर्विलांस एयरक्राफ्ट के जरिए यूक्रेन की सुरक्षा के लिए रूस के ग्राउंड फोर्सेस की जासूसी भी की है। कूटनीतिक मोर्चे पर भी रूस को पहला बड़ा झटका ब्रिटेन की तरफ से ही मिला है। कीव को सुरक्षित करने के बाद ज़ेलेंस्की से मिलने आने वाले पहले बड़े नेता बोरिस जॉनसन थे। इसके बाद कीव के अंदर से जब बोरिस जॉनसन और ज़ेलेंस्की की तस्वीरें सामने आई तो रूस को परेशानी होना लाजमी है। इसके बाद कीव के अंदर कई हाई प्रोफाइल दौरे होते रहे। और यही वजह है कि पुतिन के जितने भी करीबी हैं, उनको ब्रिटेन की पॉलिसी सबसे ज्यादा चुभ रही है। रूस के स्टेट टीवी के एक एंकर दिमित्री किस्लिएव ने ब्रिटेन को परमाणु हमले की धमकी भी दी थी, और जब ब्रिटेन के अंदर हंगामा हुआ तब सफाई में दिमित्री ने बोरिस जॉनसन से कहा कि रूस से माफी बोरिस जॉनसन को मांगनी चाहिए। Согласен, что должны быть принесены извинения со стороны британского премьера Бориса Джонсона за безосновательную угрозу ударить по России. Ну а мы никого не запугиваем. दरअसल ये पूरा प्रोपेगेंडा वॉर है जिसमें यूक्रेन के साथ यूरोप का पूरा मीडिया खड़ा है। इसी मीडिया की तरफ से एक और वीडियो भी जारी किया गया है जिसमें दावा ये किया गया है कि रूस ने कीव और खार्किव के स्कूलों पर हमले किए। इन स्कूलों में आग और इमारतें खंडर नजर आ रही हैं। Що це школа, правильно? Якщо це були якісь гради, то вони могли кудись потрапити не туди. Але я вважаю, що це було якесь ціленаправлене знищення, якесь запугування, я не знаю, от доведене до якогось такого жаху людей. यूक्रेन पर हमला करते वक्त शायद व्लादिमीर पुतिन को यह लगा था कि ज़ेलेंस्की रूस की ताकत के सामने जल्द ही घुटने टेक देंगे, लेकिन जो हो रहा है वो उनके प्लान के ठीक उलट हो रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को 3 महीने होने वाले हैं, लेकिन इस जंग के थमने के आसार फिलहाल नहीं दिखते हैं। आलम यह है कि रूसी सेना को अपनी सरजमी से खदेड़ते हुए यूक्रेनी फौज उसकी सरहद तक जा पहुंची है। सवाल है कि क्या ऐसे हालात में पुतिन यू टर्न लेने वाले हैं? का किला ढहाने में रूस नाकाम। पटरी पर लौट रही कीव में जिंदगी। रूसी बॉर्डर तक पहुंची जंग की आज। ज़ेलेंस्की के चक्रव्यूह में पुतिन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन विजय का जो सपना देखा था वो जंग के करीब 3 महीने गुजर जाने के बाद भी अधूरा है। रूसी सेना के ताबड़तोड़ हमलों से यूक्रेन के कई शहर तबाह और बर्बाद हो चुके हैं। इन हमलों में अब तक हजारों नागरिक और सैनिक मारे जा चुके हैं, जबकि लाखों लोग जंग की वजह से यूक्रेन छोड़ चुके हैं। लेकिन फिर भी व्लादिमीर पुतिन की फौज न तो यूक्रेन के नागरिकों और सेना के हौसले और जज्बे को तोड़ पाई और न ही यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को डरा या फिर झोंका पाई है। 24 फरवरी की शुरुआत से ही रूसी सेना कीव पर कब्जे को लेकर बेताब नजर आ रही है। कई हफ्तों तक रूसी सेना ने कीव पर कब्जे की कोशिश भी की, लेकिन यूक्रेनी सेना ने उसके हर मंसूबे को नाकाम कर दिया। अब तक ऐसा ही वाकया सामने आया कि कैसे कीव की जंग के दौरान यूक्रेनी सेना के एक मास्टर स्ट्रोक ने यूक्रेन की राजधानी पर रूसी सेना के कब्जे के प्लान पर पानी फेर दिया था।
दरअसल रूसी सेना राजधानी कीव के उत्तरी दिशा में बसे एक छोटे से गांव पर कब्जा करने की पूरी तैयारी कर चुकी थी। लेकिन जैसे ही यूक्रेनी सेना को रूस के इस प्लान का पता चला, उसने इरपिन नदी पर बने बांध के दरवाजे खोल दिए। इसका अंजाम ये हुआ कि इस गांव के आसपास के हजारों एकड़ इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए और पानी की वजह से जमीन पर कीचड़ जम गया, जिसकी वजह से रूसी टैंक और सैनिक गांव की सीमा में घुस ही नहीं पाए। इतना ही नहीं, रूस की सेना को कीव तक ना पहुंचने देने के लिए यूक्रेन की सेना ने कीव और उसके आसपास के इलाकों को जोड़ने वाले कई पुल खुद ही उड़ा दिए। नतीजतन रूसी सेना कीव तक पहुंच ही नहीं पाई और कई हफ्तों तक राजधानी कीव पर बमबारी और हवाई हमले करने के बावजूद वो कीव के किले को भेदने में नाकाम रही थी। ऐसे ही एक पुल पर न्यूज़ 18 की टीम पहुंची। जिस पुल के नीचे मैं मौजूद हूँ ये काफी अहम है। ये वही पुल है जिसको यूक्रेन की आर्मी ने उड़ा दिया था ताकि रूसी सेना कीव के अंदर दाखिल ना हो जाए। आप मलबा देख सकते हैं और अब इस पुल को बनाने का काम हो रहा है। ये एक ऐसा पुल है जो कीव को यूरोप के बाकी देशों से जोड़ता है। इसके अलावा कीव को यूक्रेन के अलग अलग इलाकों से भी जोड़ता है। अब मैं आपको पीछे की तस्वीरें दिखा देती हूँ। दरअसल यहाँ पर एक वैकल्पिक रास्ता तैयार किया गया है जहाँ से गाड़ियों की आवाजाही हो रही है और पीछे वैकल्पिक पुल भी तैयार किया गया है। मार्च की शुरुआत में कई दिनों तक यहाँ पर युद्ध चला था और यहीं पर यूक्रेन की सेना यहाँ पर मौजूद थी। इधर से ही रूस को उल्टे पांव पीछे लौटने पर यूक्रेन ने मजबूर कर दिया था। कई हफ्तों तक कीव के आसपास के गांव और छोटे शहरों में कहर बरसाने के बाद रूसी सेना तो वहां से वापस लौट गई, लेकिन वो अपने पीछे दर्द की ऐसी खौफनाक कहानियां छोड़ गई जिसे याद कर इन इलाकों में रहने वाले लोग आज भी सहम जाते हैं। Коли я встала, я вже бачила взривну хвилю. Вона була така, як ото в фільмах показують. І потім мене вже збило з ніг і сипалось все. इना लेवचेंको का आरोप है कि रूसी सेना ने यूक्रेन के शहरों के रिहायशी इलाकों के साथ साथ वहां मौजूद स्कूलों पर भी जानबूझकर बमबारी और हवाई हमले किए थे। Ну, якщо це кидалась бомба, вони бачили, що це школа, правильно? Якщо це були якісь гради, то вони могли кудись потрапити не туди. Але я вважаю, що це було якесь ціленаправлене знищення, якесь запугування, я не знаю, от доведене до якогось такого жаху людей. यूक्रेन की राजधानी कीव पर तो कब्जे में नाकाम रहा था, लेकिन कीव और उसके आसपास के इलाकों में रूसी सेना के हमलों की वजह से भयंकर तबाही फैली। रूसी और यूक्रेन फौज के बीच हुई जंग का खमियाजा इन इलाकों के लोगों को आज भी उठाना पड़ रहा है। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम ऐसे ही एक इलाके में पहुंची जहां लोगों को राशन के लिए घंटों लाइन में खड़े होकर इंतजार करना पड़ता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बोर्दियांका शहर में। यहाँ पर लोगों के आशियाने उजड़ गए, उनका कारोबार छिन गया, अब खाने के भी लाले पड़ चुके हैं। मेरे पीछे तस्वीरें आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे हजारों की तादाद में इस वक्त लोग मौजूद हैं। ये लोग इसलिए खड़े हैं क्योंकि यहाँ पर राशन बंट रहा है। यहाँ पर जो शुरुआत हुई है, लाइन की शुरुआत मैं आपको दिखाती हूँ, काफी लंबी है। देखिए पीछे अगर हम आप वो तस्वीरें दिखाइए, वहां से लाइन शुरू हो रही है जो काफी लंबी है। आप समझिए कि लोग सुबह 5 बजे से इंतजार कर रहे हैं राशन के लिए। सरकार और वॉलंटियर्स की तरफ से कोशिश की गई है कि लोगों को राशन मिले ताकि कोई भी भूखा ना सोए। एक मुहिम चलाई गई है, हर दिन इसी तरीके से यहाँ पर काफी तादाद में लोग पहुँचते हैं, उनको राशन बांटा जाता है। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी का दावा है कि रूसी फौज ने कीव पर कब्जे की नाकाम कोशिशों के दौरान पूरे इलाके में भयंकर तबाही मचाई। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी कीव के उत्तर में चर्नेव शहर में रूसी सेना की बमबारी की वजह से शहर में 3500 इमारतें तबाह हो गईं। रूसी सेना ने शहर पर अंधाधुंध हवाई हमले किए। हमले में शहर के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। आने वाले दिनों में रूस डॉनबास इलाके में ऐसे ही हमले कर सकता है। रूस को कीव की जंग के समय भारी नुकसान उठाना पड़ा था। यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में रूसी सैनिकों की लाशें पड़ी है। अब यूक्रेन की सरकार फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक के जरिए उनकी पहचान कर रूस में उनके घर वालों को उनकी मौत की इत्तला दे रही है। लेकिन जिन इलाकों से रूसी सेना खदेड़ी गई है, वहां से खौफनाक कहानियां बाहर आई हैं, जो इस तरफ इशारा कर रही हैं कि रूसी सैनिकों ने अपने ऑपरेशन के समय वहां की महिलाओं से दुष्कर्म किए। कीव के बाहर के इलाके से एक ऐसी ही महिला ने दुनिया के सामने आकर उनके साथ रूसी सैनिकों की बर्बरता की आपबीती बताई है। 42 साल की इस महिला का आरोप है कि 9 मार्च की रात को डेनियल नाम के एक रूसी सैनिक ने उनका रेप किया और रेप करने वाले रूसी सैनिक की उम्र 19 साल थी। इस महिला का कहना है कि उसके साथ दुष्कर्म करने वाले रूसी सैनिक को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। फिलहाल यूक्रेन सरकार रूसी सैनिकों को किए दुष्कर्म के ऐसे कई मामलों की जांच कर रही है।
Ко мне относился как не женщине, не как к матери, а как, извините за выражение, как проститут. कीव से रूसी सेना की वापसी के बाद से शहर में जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी है, लेकिन रूसी सेना के हमलों से तबाह हुए शहर में चारों तरफ तबाही और बर्बादी का मंजर नजर आ रहा है। राजधानी कीव के लोगों को भी रोजमर्रा की चीजों के साथ ही पेट्रोल की किल्लत का सामना भी करना पड़ रहा है, लिहाजा शहर के लोग अब इलेक्ट्रिक कारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। Very difficult period for Ukrainian and even people who lost their jobs. They are ready to buy electric vehicles because they need to earn money. They need to drive. They just need to take their children to different places. It's clear. And nowadays the popularity is increasing and increasing. And I see only the future of the electric vehicles. Купляти, тому що дуже важко до кав'ярні добиратися. Тому взяв велосипед собі, майже на останні там гроші, там все взяв, таке все купую. Ось, і ніскільки не жалію про цей вчинок, ось катаю собі. कीव ही नहीं बल्कि खार्किव में भी रूसी सेना को मुंहतोड़ जवाब मिला है। आलम यह है कि आज की तारीख में यूक्रेन की सेना रूस के बॉर्डर पर खड़ी है। कभी कीव के किले का ख्वाब देखने वाली रूसी सेना को आज अपनी ही सीमा बचाने की नौबत आ गई है, वो भी यूक्रेन के सैनिकों से। रूस ने यूक्रेन पर हमला कर जिस जंग का आगाज किया था, आज की तारीख में उस जंग की आंच खुद रूस की सीमा तक पहुंच गई है। यूक्रेनी सेना ने पहले तो रूसी फौज को राजधानी कीव के इलाके से खदेड़ा और अब वो खार्किव से रूस की सेना को खदेड़ते हुए रूस की सीमा पर खड़ी। और यूक्रेन के सैनिक का यह बयान रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग की इस हकीकत को बयां करता है। Територіальної оборони України вийшов на рубіж і кордон на роздільну смугу з Російською Федерацією, з країною-окупантом. Ми дійшли, пане президент, ми тут. Ось з нами прикордонник. Передаємо йому знак за нашою спиною. Який знак? 910-1. Пане президент, ми дійшли. अगर खार्किव के वॉरफ्रंट पर यूक्रेन सेना को फतह मिली है, तो मारियुपोल में उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा है। करीब 82 दिन की जंग के बाद अजोवस्ताल स्टील प्लांट की हिफाजत की जंग लड़ रहे यूक्रेनी सेना की अजोव बटालियन के 265 सैनिकों ने सरेंडर कर दिया। इनमें 51 यूक्रेनी सैनिक गंभीर रूप से जख्मी हैं। अजोवस्ताल स्टील प्लांट से बाहर निकलते वक्त इन सैनिकों को उनके साथी स्ट्रेचर पर उठाए हुए थे। रूस और यूक्रेन के बीच हुए करार के मुताबिक अजोवस्ताल में पकड़े गए यूक्रेनी सैनिकों को रूसी सैनिकों की रिहाई के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस बीच अजोव रेजिमेंट के कमांडर का कहना है कि उनकी यूनिट के सैनिकों ने अपने ऑपरेशन को बखूबी अंजाम दिया है। Війні підрозділами завжди є ризик. На війні немає повністю безпечних планів та операцій. Ти завжди ризикуєш. Головне усвідомити, чи прораховані всі ризики, чи пропрацьований план Б. Чи віддався ти повністю цьому плану, який повинен поєднувати в собі виконання поставленої задачі та максимальне збереження життя та здоров'я особового складу. अजोवस्ताल स्टील प्लांट में फंसे सभी यूक्रेनी सैनिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन मारियुपोल के मेटर का आरोप है कि हिटलर ने दूसरे विश्व युद्ध में जितने लोग मारे थे, पुतिन ने उससे दोगुने से भी ज्यादा लोग मारे। उनका आरोप है कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 2 साल तक मारियुपोल पर नाजी सेना का कब्जा रहा और नाजी सेना ने शहर के 10,000 लोगों को मारा था। लेकिन रूसी सेना ने मारियुपोल में महज 2 महीने की लड़ाई में ही 20,000 से ज्यादा लोगों को मार दिया। यूक्रेन सरकार का यह दावा है कि अभी भी मारियुपोल शहर के करीब 3,000 लोगों को रूसी सेना ने कैद किया हुआ है। इन सब के बीच यूक्रेन की राजधानी कीव में हालात पहले से कुछ ठीक होते नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक कई देश कीव में अपने दूतावास खोलने का ऐलान कर रहे हैं। 17 मई से राजधानी कीव में भारतीय दूतावास में एक बार फिर कामकाज शुरू हो गया है।
इस बीच यूक्रेन ने रूस पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो डोनेट्स इलाके के कई शहरों के सैन्य और रिहायशी इलाकों पर कब्जा करने के लिए उन पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। यानी रूस और यूक्रेन के बीच ये जंग अभी थमेगी नहीं।